तो प्रदुम मर्डर केस में सीबीआई ने स्कूल के ही 11वीं क्लास के एक छात्र को पकड़ा है। आरोपी छात्र को जुवेनाइल कोर्ट में पेश भी किया गया। सीबीआई ने स्टूडेंट के खिलाफ अहम सबूत मिलने का दावा किया। और यहीं से सवाल की शुरुआत होती है कि क्या वाकई सीबीआई नतीजे पर पहुंची है या जो हरियाणा पुलिस का दावा था वो सच था। और यही सब कुछ समझने की कोशिश आज मुद्दा आज का में बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के प्रदुम मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश हुआ तो लोग हैरान रह गए। देश को झकझोर कर रख देने वाले इस हत्याकांड में सीबीआई ने कातिल को पकड़ने का दावा किया है। कातिल कोई और नहीं बल्कि स्कूल का ही 11वीं का छात्र बताया जा रहा है। मासूम के संदिग्ध कातिल को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने हत्या के मकसद को लेकर 2 बड़े दावे किए हैं। हत्या की पहली वजह पेरेंट्स मीटिंग को टालना चाहता है कत्ल का आरोपी छात्र। हत्या की दूसरी वजह परीक्षा से भी डरा हुआ था आरोपी छात्र। जांच एजेंसी के मुताबिक वारदात वाले दिन आरोपी छात्र स्कूल में चाकू लेकर पहुंचा था। मौकाए वारदात पर मिले सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केस को सुलझा लेने का बड़ा दावा कर रही है। After thorough investigation based on scientific evidence, including inspection of scene of crime, forensic analysis, analysis of CCTV footage, analysis of various call records, and questioning of several persons, CBI apprehended the said student. हालांकि सीबीआई के दावे को आरोपी के पिता सिरे से खारिज कर रहे हैं और अपने बेटे को फंसाए जाने की बात कर रहे हैं। जो ये पहले बच्चा जो एक्सपायर हुआ है, जिसका मर्डर हुआ है, उसके भी साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन ये किसी दूसरे बच्चे के साथ नाजायज हो, ये भी बहुत गलत है। मेरे बच्चे ने नहीं किया, मेरे बच्चे ने माली को बताया, टीचर्स को बताया देखते ही बच्चे को, और पूरे दिन स्कूल में रहा है, पेपर दिया है बच्चे ने, कहीं पर भी एक सिंगल स्पॉट मेरे बच्चे के कपड़ों पे नहीं था। कोर्ट ने आज सीबीआई ने 6 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने उसको डिक्लाइन करके 3 दिन की दी है और 3 दिन बाद सैटरडे को उसको दोबारा प्रोड्यूस किया। 10 बजे से 6 बजे तक। और सीबीआई को डायरेक्शन दी है 10 से 6 के बीच में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और शाम को उसको वेलफेयर होम में। सीबीआई ने अंदर दलील क्या दी? सीबीआई ने क्या दलील दी? आपने क्या दलील दी? हमने यही कहा कि सीबीआई ने एक झूठा केस बनाया और इसको 8 सितंबर 2017 को प्रदुम का खून से लथपथ शव स्कूल के टॉयलेट में मिला था। 7 साल का प्रदुम गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास का स्टूडेंट था। प्रदुम के माँ बाप ने सीबीआई के खुलासे पर संतोष जाहिर किया है। तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन ली थी अपने हाथ में और इन्वेस्टिगेट करके वो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे वो लेके आई हैं। इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड है, तो देखिए फर्दर और क्या आता है। तो बस यही जानना चाहते थे कि रियल कल्प्रिट कौन है, रीजन क्या है। अब देखिए जो सीबीआई निकाली, हमें स्टार्टिंग से ये है कि सीबीआई पे हमें भरोसा था। जब भी सभी लोग मिलके हम आवाज उठा रहे थे कि सीबीआई की जांच हो। शुरुआत में इस केस की जांच गुरुग्राम पुलिस को सौंपी गई, जिसने स्कूल के कंडक्टर अशोक को हत्या का आरोपी बताते हुए जेल भेज दिया। अब सीबीआई के खुलासे के बाद कंडक्टर की पत्नी ने बड़ी राहत महसूस की है। क्या तो जब ये जब कोई सही मोड़ आएगा, अभी तो यही दिखा रहे हैं भाई, ये मानते कि हमारे बंदे ने कुछ नहीं किया, मेरे अशोक ने कुछ नहीं किया। मैं यही कहती, जेबर भी मिल के आई हूँ उसे, उसने कुछ नहीं किया, दावे के साथ कह सकती हूँ। वो तो मार पिटाई थे पुलिस वालों ने, हम वाली तो मार का आगे तो भूत भी नाचे। स्कूल में स्टूडेंट की बेरहमी से हुई हत्या के बाद पूरा देश गुस्से से उबल पड़ा था। देश के कई शहरों में इस हत्याकांड के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। हंगामा इतना बढ़ा कि रियान इंटरनेशनल स्कूल कई दिनों तक बंद रहा था। जनता के गुस्से के आगे झुकते हुए हरियाणा सरकार ने हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो सीबीआई के इस दावे के साथ क्या इस सवाल का जवाब मिल रहा है कि प्रदुम का हत्यारा कौन? क्या ये गुत्थी सुलझ रही है या कुछ बड़े सवालों को खड़ा कर रही है? ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शांतनु सेन साहब हैं, आप संयुक्त निदेशक रह चुके हैं सीबीआई में। हमारे साथ स्वाति अग्रवाल जुड़ रही हैं, आप अधिवक्ता हैं। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं गौतम कौल साहब, आप वरिष्ठ IPS अधिकारी रह चुके हैं, लंबा अनुभव है पुलिसिंग का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा साहब, आप फॉरेंसिक मामलों के जानकार हैं। और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर मिश्रा आपसे करना चाहूंगा। जो सीनियर छात्र के पिता का तर्क है कि अगर
मेरा पुत्र ही हत्यारा है तो उसकी शर्ट पर खून के दाग क्यों नहीं मिले? क्या ये एक तर्क हो सकता है? जो अब तक हरियाणा पुलिस का तर्क दिया जा रहा था कि देखिए जिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने उस कंडक्टर को पकड़ा है उसमें कोई और व्यक्ति या बच्चा नज़र नहीं आता है। अब सीबीआई कहती है कि हमने इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई है, तो क्या उच्च स्तरीय जांच में, फॉरेंसिक जांच में कुछ और चीज़ें भी सामने आती हैं? इन दोनों तर्कों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक पिता का तर्क है कि ब्लड की कुछ शीटें यदि उनका लड़का क्रिमिनल है, तो उसने कल्प्रिट है उस केस में, तो आनी चाहिए, तो एक तर्क ये बनता है अकॉर्डिंग टू लोकार्ड प्रिंसिपल। और जो सीसीटीवी फुटेज में ये हुआ कि दूसरा बंदा नहीं है उस केस में, ऐसा कुछ फुटेज हमें नहीं मिला, तो उस केस में ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि मीन्स सच्चाई क्या है। तो अभी यहाँ पे लेकिन सीबीआई कहती है कि हमने उच्च स्तरीय जांच कराई है सीसीटीवी की, उसी से हम इस सुराग तक पहुंचे हैं पूरा सीन को। नहीं, तो ये अभी सीबीआई ने ये भी बोला कि सीसीटीवी फुटेज कुछ एनालिसिस जो फॉरेंसिक की हुई हैं जी प्लस, और लेकिन इसमें कुछ नतीजा नहीं निकला अभी तक। तो क्या सीसीटीवी की फॉरेंसिक फुटेज से कुछ और नई चीजें निकल आती हैं क्या, या फुटेज ही रहती है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज में वही चीज़ें जानकारी मिलेंगी जो उसमें प्रस्तुत होंगी, जो उस समय रिकॉर्ड होंगी। उसके अलावा ऐसा कोई हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं आ सकती। जी जी, हमारे साथ गौतम कौल साहब भी हैं, उनसे बात करते हैं। गौतम कौल साहब, जो पहले थ्योरी आई थी, जो पुलिस ने दी थी, कंडक्टर ने बयान भी अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था, और अब जाकर के सीबीआई इस नए खुलासे के साथ सामने, ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल उठते हैं। जी हाँ, ये बात सच है कि इस पे एक प्रश्न चिन्ह आ गया है इस वक्त। हरियाणा पुलिस की कार्रवाई जो थी वो किस रुख पे चली गई। मेरा हिसाब ये है कि आपने प्रांतीय पुलिस को जो है एक सोशल प्रेशर, मीडिया प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, इन दोनों के दबाव में जो है ये जो है उनसे कहा गया कि आप ये फटाफट केस सॉल्व करिए। साहब, ये पुलिस जो है ये फटाफट केस सॉल्व नहीं कर पाती, और यहाँ यही हुआ है कि पुलिस ने जो है वो जो है टॉर्चर शुरू कर दिया लेकर, जो कि आजकल उसकी ज़रूरत नहीं थी, और उस टॉर्चर के अंदर जो है वो जो है बयान रिकॉर्ड कर लिए गए जो कि बिल्कुल गलत पाए जा रहे हैं इस वक्त। अब जो है ये केस जो है कमज़ोर हो गया है कोर्ट के लिए। अब सीबीआई किस तरह से ये सबूत निकालती है, कनेक्ट करती है उस लड़के के मर्डर और जो बड़ा लड़का है, ये दोनों को जोड़ेगी किस तरह से? किसी और को आरोपी मानते हुए शांतनु सेन साहब, आपके सामने अब दोनों जांच एजेंसियों के तर्क हैं, हरियाणा पुलिस के भी और सीबीआई के भी। क्या आपको लगता है कि जो बातें सीबीआई कह रही है उससे हरियाणा पुलिस के काम करने के तरीके पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप अति सक्रियता दिखाते हुए वारदात होने वाले दिन ही शाम को कंडक्टर को आरोपी बता देते हैं, और फिर कंडक्टर बताता है कि मुझ पर दबाव था इसलिए मैंने ये कबूल किया? देखिए, लॉ में इन्वेस्टिगेशन एक ही है जी। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर किया है हरियाणा पुलिस से, तो हरियाणा पुलिस ने जो केस डायरीज लिखी और जो जांच की पोजीशन दी, उस पर आगे बढ़ना है सीबीआई को। अब हमें बहुत दफ़े देखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन में क्लूज़ मिलते रहते हैं, और क्लूज़ को फॉलो करके गलत नतीजे भी होते हैं। इसी का मतलब है इन्वेस्टिगेशन। तो हरियाणा पुलिस जिस नतीजे पर पहुंची, सीबीआई उससे आगे बढ़ी। आगे बढ़ के सीबीआई ने वही चीज़, वही सीसीटीवी फुटेज, वही लोगों को और अच्छी तरह देखा, टाइम दे के देखा, और सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि ये मर्डर हुआ है, और ये इस मर्डर का दोषी कंडक्टर नहीं है, कोई और है। अब इस समय मैं नहीं समझता ये उचित है जो हम इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस करें। ठीक है, हमको तो डिस्कस ये करना चाहिए जी, जैसे अभी कौल साहब ने ठीक बताया, जो क्यों जल्दी में फटाफट इन्वेस्टिगेशन खत्म करने की जल्दी पुलिस में हो गई है। साहब, ये दबाव ये बहुत एक परेशानी की बात है। क्या ये दबाव कहीं होता है, और ये दबाव राजनीतिक दबाव भी होता है क्या, कि आपको 24 घंटे के अंदर नतीजा देना है क्योंकि मुख्यालय से आपके पास फोन आ रहे हैं, और उसी का नतीजा है क्या ये? जी हाँ, ये हरियाणा पुलिस को बहुत तरह के दबाव झेलने पड़े हैं इस तफ्तीश के अंदर, और राजनीतिक दबाव भी आया है। पहले तो
लोग जो थे वो थोड़ा परे हो गए थे, क्योंकि जो स्कूल जो है वो बहुत मशहूर स्कूल है इलाके का। और लेकिन इस दबाव को पॉजिटिवली भी तो लिया जा सकता है, मतलब पॉजिटिव वेज में तो भी काम किया जा सकता है अगर कोई दबाव है तो। वो क्या पॉजिटिव वे निकलेगा, मुझे तो समझ में नहीं आता। जब पुलिस को कहा गया कि भाई ये आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए, पुलिस मौके पे गई, पुलिस ने शुरू में जो तहकीकातें की हैं, जो इंटरोगेशंस वहाँ स्टाफ की हैं, वो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है। मुझे बताया गया है कि करीबन 1500 व्यक्ति थे जो इस केस के साथ जुड़ गए थे, जिनको क्वेश्चनिंग की गई है। वो छोटा नंबर नहीं है, तो मेहनत तो हो रही थी, पर उसके ऊपर बाद में जो दबाव शुरू हो गया कि साहब ये पुलिस जो है ना निकम्मी है, ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। ये इस तरह के दबाव जो इसलिए भी था कि प्रद्युम्न के अभिभावकों को, प्रद्युम्न के पिता को भी भरोसा नहीं था हरियाणा पुलिस के कामकाज के तरीके पर। वो पहले दिन से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, वो पहले दिन से उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे थे। तो साख पर सवाल घटना के तुरंत बाद उठ चुका था। जी बिल्कुल। एडवोकेट स्वाति अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलते हैं। स्वाति जी, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, पहले पुलिस ने कोई और थ्योरी सामने रखी, उसके बाद अब सीबीआई ने एक नया खुलासा किया है, तो ऐसे में इतना वक्त लग गया, तो क्या जो साक्ष्य होंगे वो इससे प्रभावित होंगे? अब मुश्किल आएगी आगे? एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि जब एक इन्वेस्टिगेशन एक एजेंसी से जब दूसरी एजेंसी में जाती है, तो ऑब्वियसली पहले तो जो पहली वाली एजेंसी होती है, दूसरे वाली एजेंसी को कोप अप करने में बड़ा टाइम लग जाता है। और जहां तक इनके इन्वेस्टिगेशन के बारे में अगर मुझसे कोई राय ली जाए या बात किया जाए, तो इस स्टेज पर तो कुछ भी कहना मैं उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट तक भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करती, ना ही अपनी कोई राय देती है, ना ही ओपिनियन देती है। तो बस एक चीज का अफसोस जरूर अब से लगने लग रहा है कि कहीं इस केस का भी हश्र आरुषि के केस के जैसा ना हो जाए। ये बुनियादी बात आप कह रही हैं स्वाति अग्रवाल, छोड़ दिया गया, लेकिन समझना यहाँ पर सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अगर एक मासूम की मौत को लेकर दो अलग अलग जांच एजेंसियां जांच करती हैं और वो दो जांच एजेंसियां दो अलग अलग थ्योरीज सामने रखती हैं, तो क्या अदालत में इससे मामला मजबूत होता है या कमजोर होता है? बिल्कुल। क्या पीड़ित को न्याय मिल पाता है या न्याय मिलने में मुश्किलें बढ़ती हैं? बहुत कमजोर हो जाता है। बिल्कुल। बहुत कमजोर हो जाता है मामला। एक ही मामला, एक ही इंसिडेंस, दो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज काम कर रही हैं, दोनों की अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है। अब उन दोनों रिपोर्ट्स को देखते हुए अदालत को जो काम करना पड़ता है वो डबल काम करना पड़ता है, और उस कंडीशन में जो विक्टिम होता है उसको न्याय पूर्णतः मिल जाए, इसमें डाउट क्रिएट होता है। ठीक है, हमारे साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट और अपेक्स कोर्ट। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर जे कालरा भी जुड़ गए हैं, सीनियर साइकियाट्रिस्ट, उनके पास चलते हैं। कालरा साहब, अगर जो दावा सीबीआई कर रही है, हालांकि अभी वो छात्र आरोपी है, दोष उस पर साबित नहीं हुआ है, लेकिन क्या मानसिक स्थिति एक 16 साल के बच्चे की होगी? इतनी नृशंस हत्या, मैं खुद गई थी प्रद्युम्न के घर पर, स्कूल में भी गई थी, मैंने देखा था कि कितनी बुरी तरीके से बेरहमी से मारा गया था उसे। तो इस तरह की मनोस्थिति एक 16 साल के बच्चे की। जी हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि ऐसे बच्चे इस एज पे एडोलेसेंस में कंडक्ट डिसऑर्डर एक बड़ा कॉमन हो गया आजकल, दुर्भाग्यपूर्ण है ये हमारा। तो कंडक्ट डिसऑर्डर में ये बच्चे जो है, जो आगे जाके एंटी सोशल पर्सनैलिटी में चेंज हो जाते हैं जी, उसमें ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। ये बच्चे ना तो फुली मैच्योर होते हैं ना इमेच्योर होते हैं, और दे आर वेरी इम्पल्सिव। जी हाँ, इन बच्चों में ये कंडक्ट डिसऑर्डर में ये होता ही है, देयर फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस इज वेरी लो। इन बच्चों की फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत कम होती है जी। दे कैन कमिट एनी टाइप ऑफ क्राइम ऑन ट्रिवियल मैटर्स, ये मेंशन्ड है डेफिनेशन में। और ये दुर्भाग्य की बात है कि ये कंडक्ट डिसऑर्डर और एंटी सोशल, और अगर सीबीआई का ये दावा सही साबित होता है तो यकीनन समाज के लिए भी एक सोचने वाली एक घटना है कि किस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे नौनिहाल किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 7 साल के प्रद्युम्न को किसने मारा? क्यों हुआ मासूम प्रद्युम्न का मर्डर? क्या है इस मर्डर मिस्ट्री की थ्योरी? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब तलाशना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। एक मासूम के कत्ल की ना तो कोई वजह सामने आ पा रही थी और ना ही शुरुआत में ऐसा कोई सुराग मिल पा रहा था जिससे पक्के तौर पर कातिल की शिनाख्त की जा सके।
पुलिस ने जो शुरुआती थ्योरी सामने रखी उस पर ना तो पीड़ित परिवार भरोसा जता रहा था और ना ही आरोपी के घर वाले इसे कबूल करने को तैयार थे। 2 महीने की भागम भाग और जांच पड़ताल के बाद अब सीबीआई ने प्रद्युम्न मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई ने इस केस में स्कूल के ही 11वीं के एक छात्र को पकड़ा है। प्रद्युम्न मर्डर केस में स्कूल के ही छात्र के पकड़े जाने के बाद इस केस में नया मोड़ आ गया है। हरियाणा पुलिस ने स्कूल के बस कंडक्टर को प्रद्युम्न केस में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने अब इस मामले में 11वीं के छात्र को हत्या का आरोपी बताया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अशोक ने बस के टूल बॉक्स में रखे चाकू से हत्या की थी, लेकिन सीबीआई कह रही है आरोपी छात्र ने 1 दिन पहले बाजार से खरीदे चाकू से हत्या की। पुलिस ने अपनी थ्योरी में कहा था प्रद्युम्न ने बस कंडक्टर को टॉयलेट में गलत काम करते देखा, लेकिन सीबीआई की थ्योरी कहती है आरोपी छात्र परीक्षा और पीटीएम टालना चाहता था। पुलिस ने कहा था बस कंडक्टर ने प्रद्युम्न के साथ यौन शोषण की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं रहा। वहीं सीबीआई के मुताबिक प्रद्युम्न मर्डर केस में यौन शोषण की बात सामने नहीं आई है। नए खुलासे से पुलिस की जांच और उसके दावे सवालों के घेरे में हैं। अभी पता लगेगा, अभी तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन की बात है, अभी वो क्या करते हैं, क्या पूछताछ करते हैं, क्या आगे आता है, वो उसके बाद ही कार्रवाई। क्योंकि सर कंडक्टर बस कंडक्टर को गिरफ्तार, कोई बात नहीं, वो अब क्योंकि वो केस सीबीआई के पास है, वो सीबीआई वाले क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या चलान करते हैं, उस पर डिपेंड करें। अब किसकी थ्योरी कितनी पुख्ता है ये तो तब तय होगा जब अदालत में तमाम साक्ष्य रखे जाएंगे, दलीलें दी जाएंगी और हत्या के आरोपी की सजा मुकम्मल होगी। टीम न्यूज़ नेशन। और चलते एडवोकेट स्वाति अग्रवाल जी के पास। स्वाति जी, अगर ये आरोपी छात्र दोषी साबित हो जाता है उसके बाद जुवेनाइल एज पर एक बार फिर से सवाल उठेंगे क्योंकि इतनी क्रुएलिटीज सामने आ रही है। हर दिन हम देखते हैं कि ऐसे मामले सामने आते हैं जब नाबालिग ऐसे अपराध करते हैं कि विश्वास ही नहीं होता। इसीलिए जो एक हमने इसमें अमेंडमेंट आया है कि जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होंगे उसमें अगर आप जुवेनाइल भी हैं तो भी आपको मिले हैं, और अगर इसमें इसको सजा मिलती है तो ऑब्वियसली 20 इयर्स से कम की सजा इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि सीबीआई की ये थ्योरी काफी हद तक हम लोगों को भी समझ में आती है कि देयर इज अ मोटिव बिहाइंड दैट, देयर इज अ बिल्कुल स्पेसिफिक मोटिव देयर कि वहां पर इसलिए उसको मारा सो दैट पीटीएम टल जाए, एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाए। ये एक चीज, ये एक थ्योरी समझ में आती है, एक मोटिव दिखता है। और अगर ये कोर्ट में आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में ये नहीं आएगा। ठीक है, आप कहेंगे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है मामला, लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर जे.आर. कालरा साहब, आप मनोचिकित्सक हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या 11वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा चाकू लेकर स्कूल जाने के बारे में सोच सकता है, चाकू बाजार से खरीदने के बारे में सोच सकता है, और एक छोटे से बच्चे पर 1 नहीं 2 बार वार करता है, हमला करता है, जानलेवा हमला करता है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसका जो पीटीएम है वो टल जाए या जो एग्जाम होने हैं वो टल जाएं? ये किस तरीके की सोच है और क्या वाकई मुमकिन है? सीबीआई की इस थ्योरी पर वाकई यकीन किया जा सकता है? जी हाँ, मैं कह सकता हूँ कि कंडक्ट डिसऑर्डर या साइकोपैथिक डिसऑर्डर में ये चीज़ें संभव हैं। ये बच्चे, इस तरीके के बच्चे किसी भी तरह का सीवियर क्राइम कर सकते हैं। ये ना तो टोटली इमोशनली मैच्योर होते हैं जी, ना इनमें इतनी मैच्योरिटी होती है। दे कैन अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ थिंग्स, लेकिन दे आर इमोशनली कैलस। ये इतना सीवियर क्राइम करते हैं कभी कभी, ये अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ते। लेकिन कालरा साहब, क्या ये डॉक्टर कालरा, क्या ये रातों रात लिया गया फैसला होता है? क्या उसी वक्त लिया गया फैसला होता है, या इसके पीछे उस बच्चे के, उस परिवार की पृष्ठभूमि का बहुत कुछ मतलब होता है कि उस बच्चे के इर्द गिर्द क्या कुछ चल रहा है, उसके परिवार या उस माहौल में जहां वो रह रहा है वहां क्या कुछ घट रहा है? क्या वो माहौल काफी कुछ मैटर करता है ऐसी स्थिति में? डॉक्टर कालरा। जी हाँ, दोनों चीजें संभव हैं। जी हाँ, दोनों चीजें संभव हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर या साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो कि कंडक्ट डिसऑर्डर के बाद शुरू हो जाता है 17-18 साल पे, इसमें बैकग्राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे कुछ ऐसे लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ज्यादा निकल कर आते हैं जहां पर आइदर ऑफ द पेरेंट्स किसी में कोई मेंटल इलनेस का
होता है, मेंटल इलनेस होती हैं, तो उनमें ये संभावना बढ़ जाती है कि वे पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आ जाते हैं। ठीक है, शांतनु तो सेन जी भी हमारे साथ ये किसी भी तरह का क्राइम कर सकते हैं। ऐसे हमने केसेस देखे हैं कि इन बच्चों ने अपने घर के ग्रैंड पेरेंट्स का तक का मर्डर कर दिया है। जी जी बिल्कुल। शांतनु सेन जी के पास चलते हैं। शांतनु सेन जी, जब कोई मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तो क्या साक्ष्य मिट जाते हैं? बहुत से ऐसे मामले आपने देखे होंगे कि जैसे हम आरुषि के कांड का भी जिक्र कर ले, क्या इसका असर जो सबूत होता है उस पर पड़ता है जब बहुत प्रेशर होता है? प्रेशर तो लेने की बात है जी। जो ऑफिसर प्रेशर ले लेता है वो मुश्किल में पड़ जाता है। प्रेशर कोई भी ले किसी काम में तो उसमें गलतियां हो जाएगी। अब सीबीआई को हमेशा केसेस देर से मिलती है, हमेशा। पहले ये सब केसेस पुलिस स्टेशन में दर्ज होते हैं और वहाँ पर तफ्तीश शुरू होती है। कभी 1 महीने, कभी 2 महीने, कभी ज़्यादा 9 महीने तक ऐसे मैंने देखा है केस ट्रांसफ़र होता है सीबीआई को। और सीबीआई के पास जब केस ट्रांसफ़र होता है, सीबीआई पर प्रेशर रहता नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है और सबकी मांग होती है सीबीआई को केस मिल जाए, तो सीबीआई विदाउट प्रेशर काम कर सकता है। जी। अब स्टेट पुलिस पर प्रेशर होता है जी, लेकिन और सबूत भी तो ये प्रभावित होते प्रेशर हैं जब बहुत लंबा वक्त गुजर जाता दब है। जाती है, क्योंकि स्टेट पुलिस पॉलिटिकल डोमिनेंस पर है जी। हमको आप इस चीज का राज्य विचार पुलिस करना पर चाहिए। राजनीतिक दबाव कहीं ज्यादा होता है, लेकिन डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा आपसे समझने की कोशिश करेंगे, सीबीआई की तरफ से जो बयान आया है इस मामले में, उसमें कहा गया है कि वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर गहराई से जांच की गई है, फॉरेंसिक विश्लेषण किया गया है, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण एक बार फिर किया गया है और जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं उनका भी विश्लेषण किया गया है, पूछताछ की गई है। जो राज्य पुलिस होती है, क्या वो इस तरीके के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी जांच को आगे नहीं बढ़ाती है, या ये मान लिया जाए कि इस मामले में हरियाणा पुलिस ने इन तमाम तथ्यों को कहीं नजरअंदाज किया है? देखिए, जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन होता है वो प्रॉपर, वो चाहे स्टेट पुलिस हो चाहे सीबीआई हो, प्रॉपर वे में ही करती है। अब एक्सपर्टाइज की बातें हैं कि जो राज्य पुलिस है उसका इन्वेस्टिगेशन में किस तरह के उन्होंने सबूत इकट्ठे किए, वो इकट्ठे सबूत उन्होंने फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा, उसी तथ्यों पे सीबीआई बोल रही है जी। लेकिन कहीं ना कहीं सबूत को मिटाया गया। जैसे जो क्राइम सीन था जहाँ पे ब्लड पैटर्न जो वहाँ पे मिला उसको वाश किया गया, स्कूल के बच्चों ने की। जी जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिली भगत है चीज़ों की, ठीक है। सबूत जो है डिस्टर्ब किया गया। डॉक्टर कौल साहब, एक चीज़ कौल साहब आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा, गौतम कौल साहब, क्या आपको लगता है कि इस मामले के बाद सीबीआई के ऊपर भी कहीं दबाव ज़्यादा है? आरुषि मामला 9 साल तक चलता है और 9 साल चलने के बाद नतीजा 0 है। क्या इस प्रद्युम्न मामले में सीबीआई के ऊपर भी दबाव है? दबाव इसलिए कि थ्योरी 2 हैं सामने। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से सीबीआई का ये केस जो है कोई और उनके और प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन को देख के नहीं देखना चाहिए। ये केस में जो है सीबीआई की जो समस्या रहेगी वो ये रहेगी कि जो हरियाणा पुलिस ने सबूत प्राप्त किए थे या उनकी और इन्वेस्टिगेशन हुई है, पहले उसको जो है एक एक करके या तो माना जाए वो कि उसमें क्या तथ्य है, या उसको ये कहा जाए कि ये गलत हो गया है। इसके बाद वो जो है कोर्ट में अपनी जो थ्योरी है उसको पेश करे। ये जब तक कि ये 2 पहलू जो नहीं देखे जाएंगे तब तक ये केस में काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा। ये बात अब सामने आ चुकी है कि जब ये वाक़या हुआ तो स्कूल के जो मैनेजमेंट था उसने इस केस को दबाने की भी कोशिश की है और उसके लिए उनको सजा जो है भुगतनी पड़ेगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखते हैं वकील ने क्या कुछ कहा था। Our demand is, and we will ensure we will be assisting CBI as well as we will be appearing and assisting to the Honorable Court also, ensuring that he should not be scot-free, he should be tried as an adult and he should be given the harshest punishment and he should be hanged till death. और डॉक्टर कालरा के पास चलते हैं। डॉक्टर कालरा,
कोई भी बच्चा अगर इस हद तक जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि अचानक से उसके बिहेवियर में ये चेंजेस नहीं आए हैं, पहले भी उसकी ऐसी प्रवृत्ति रही होगी। तो अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है यहाँ पर कि बच्चे की जो मानसिक स्थिति है उसको रीड करें, स्कूल की भी जिम्मेदारी है। और क्या इसके बाद ऐसा नहीं लगता कि स्कूल में एक क्लास ऐसी भी होनी चाहिए जो बच्चों की क्या मनोवृत्ति है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, उसको पढ़ सके, बच्चों की मनोस्थिति को समझा जा सके समय से? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इस बारे में कह सकता हूँ कि हमारे कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बेंगलोर वगैरह, वहाँ हमें ये पता लगा कि जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर हैविंग साइकोलॉजिस्ट अटैच विद देम टू स्क्रीन आउट सच टाइप ऑफ चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे जो है उनकी स्क्रीनिंग जो है स्कूल अथॉरिटीज़ को करानी चाहिए। और ऐसे बच्चों को, हमारा मतलब ये नहीं है कि उनको आप जो है एजुकेशन से डिबार, काउंसलिंग करें उनकी बेसिकली, उनको सेपरेट एजुकेशन देनी चाहिए। ऐसे बच्चे जो साइकोपैथिक डिसऑर्डर वाले हैं, उनको अगर हम उन बच्चों के साथ मिक्स अप करके चलेंगे तो वो बड़े खतरनाक हो सकते हैं बाकी बच्चों के लिए। और खास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं वो बेचारे, दे आर द मोस्ट ग्रीव्ड पर्सन्स, उनके ऊपर ज्यादा अटैक होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उनका इन बच्चों के द्वारा। तो ये बच्चे जो है, और ये इस तरह के बच्चे जो कंडक्ट डिसऑर्डर के होते हैं, ये बड़े कोल्ड मर्डरर होते हैं, बड़े इंपल्सिव होते हैं। ठीक है, हालांकि अभी दोषी करार नहीं दिया है, लंबी अदालत की प्रक्रिया चलेगी, इस पूरे मामले में साक्ष्य पेश किए जाएंगे, अपने अपने तर्क होंगे। लेकिन गौतम कौल साहब, इस घटना के बाद अब तक क्या आपको लगता है कि हमारे सिस्टम ने कोई सबक लिया है इस घटना से, इस हादसे से? क्या वाकई स्थितियां सुधरी हैं? क्या वाकई राज्य पुलिस संवेदनशील हुई है? क्या वाकई स्कूल प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूक हुआ है? देखिए, मैं तो जो राजकीय पुलिस है उसके ऊपर तो कुछ कह नहीं सकता कि क्या उनमें इम्प्रूवमेंट आई कि नहीं आई। कभी कभी ये बहुत जटिल केस जो है बड़े आराम से जो है सॉल्व कर लेते हैं, और बिल्कुल ठीक जो केस होते हैं उसको भी बिगाड़ देते हैं। हाँ, अब ये रहा स्कूल में जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, मुझे लगता है कि सारे उत्तर भारत में जितने भी स्कूल हैं उनके जो मैनेजमेंट रहे हैं, उन्होंने ये ज़रूर प्रयास किया होगा कि भाई देखें अपने स्कूल की हालत क्या है। और ख़ासतौर से गुड़गांव में तो मैं कह सकता हूं कि आज ये जो वाक़या हुआ है, इसकी वजह से स्कूल के मैनेजमेंट ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को फिर से रिव्यू किया है और उन्नति उसमें आई है। तो वाक़या तो पहले हो चुके हैं और वाक़या आगे भी होंगे, पर अब ये जो है वाक़या अगर कम होए तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वाक़या राज्य पुलिस को कम से कम अपनी भूमिका, अपनी स्थिति पर सोचने के लिए मजबूर एक बार करता है कि जिसने अपना बच्चा खोया है उसको राज्य की, सरकार की पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो कह रहा है कि सीबीआई की जांच कराइए, और सीबीआई जब जांच करती है तो राज्य पुलिस के दावे से उलट एक नई थ्योरी सामने लेकर आती है, यानी पीड़ित के पिता का जो सोच थी वो कहीं ना कहीं सही साबित हो गई। कौल साहब, जी हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है इस वक्त। अफसोस की बात है कि हरियाणा पुलिस एक ऐसे माहौल से जा रही है जिसमें कि उसका भरोसा, जो जनता का भरोसा उसमें ज़रा कम है। वो इसलिए भी, जैसे कि जाट एजिटेशन अभी ख़त्म हुई है, उधर पंचकुला के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, जिसमें साफ दिखाई देता है कि पुलिस जो है वो उसको हर वक्त किसी न किसी गहरे दबाव में काम करना पड़ा है। और यहाँ पे भी जो है, चाहे वो केस ऐसे राजनीतिक रंग में नहीं था, फिर भी जब वो हुआ उसके बाद जो पुलिस के ऊपर जो दबाव शुरू हो गए वो अच्छे नहीं थे और होना नहीं चाहिए था। शांतनु सेन सर के पास चलते हैं। शांतनु जी, अब जो थ्योरी सीबीआई लेकर आई है उससे तो ये और भी ज्यादा डराने वाला खुलासा है, क्योंकि पहले तो सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अगर अब स्कूल के अंदर एक बच्चा ही दूसरे बच्चे को मार दे तो फिर कैसे संभव है हर एक बच्चे पर नजर रखना? ये और भी ज्यादा अभिभावकों को डराने वाला खुलासा है। देखिए, ये थ्योरी नहीं है, ये एक फाइंडिंग है। फाइंडिंग है जी। और फाइंडिंग सीबीआई की ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एविडेंस, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है जी। अब दूसरा सवाल जो है, ये एक घर में या एक स्कूल में जहाँ आदमी सेफ होना चाहिए, वहाँ पर अगर कोई क्राइम हो जाए तो लोग घबराएंगे। अब आप जानते हैं घर में भी क्राइम होते हैं, बिल्कुल। अब स्कूल में क्राइम हो गया है
ये तो अचानक एक घटना है, इसमें कोई एक्सेप्शंस हो सकते हैं पर ये होने नहीं चाहिए। जैसे डॉक्टर कालरा साहब ने अभी कहा, साइकोलॉजिस्ट होनी चाहिए, और अगर कोई लड़का साइकोटिक है और उसके ऊपर ऐसे चार्जेस हैं तो जो स्कूल के कार्यकर्ता हैं जी उचित बनता है जिसको वो संभाले। अब ये बताइए, एक नाइफ लेके कैसे वो स्कूल में पहुंच गया? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बुनियादी सवाल है जिसके लिए स्कूल प्रशासन को सोचना होगा, उस पूरे सिस्टम को सोचना होगा जिसके कंधे पर शिक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन बड़ा सवाल है जिसका जवाब लगातार सीबीआई को देना होगा कि मासूम प्रदुम का हत्यारा आखिर कौन है।